गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा अभ्यास है या अभ्यास सागर। तो अभ्यास सागर पुस्तक है, उसमें हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। और पाठ 1 का नाम आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। पाठ 1 में संयुक्त व्यंजन एवं उच्चारण। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो पहला व्यंजन जो उसका रहेगा वो स्वर रहित होगा, और उसके बाद वाला व्यंजन में स्वर होगा। ठीक है, स्वर होगा। ऐसे व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ क्या। ठीक है, क्या अगर मैं लिखता हूँ तो आप देख रहे हैं, और ये थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या। तो क्या में ये जो क्या हुआ, इसमें आप देख रहे हैं पहला जो व्यंजन आया है वो स्वर रहित है, यानी इसमें स्वर नहीं है। और उसके बाद वाला व्यंजन या, इसमें स्वर है। ठीक है, और ये जो पहला हाफ व्यंजन क है, ये इसी के साथ ही बोला जा सकता है, य के साथ ही। आप उसको अलग से नहीं बोल सकते हैं, उसके साथ ही बोला जाता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संयुक्त। संयुक्त शब्द है और ये संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये जो क है वो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये इसी के साथ ही आप बोल सकते हो, जैसे क्या, क्या बोल दोगे तो य के साथ ही इसका उच्चारण होगा। ठीक है, और इसको जब हम बोलते हैं तो बोलना ही क्या कहलाता है? उच्चारण कहलाता है। जब हम शब्दों को बोलते हैं, वर्णों को बोलते हैं, तो क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, उच्चारण। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। ठीक है, अगर आए कि दो संयुक्त व्यंजन लिखिए, तो आपको ये शब्द ऐसे लिखना है, शब्द क्यों, क्या, क्योंकि, ना, चप्पल, ये सब जहाँ हाफ व्यंजन आए वो संयुक्त व्यंजन होंगे। आगे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1। यहाँ देखिए लिखा है, चैत महीने का प्यारा, खट्टी मीठी सी धूप है, छुट्टी हुई मदरसों की, सावन की शोभा न्यारी, भैया क्वार महीने में यह जीवन त्योहार है। ठीक है, करा ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें कोई भी एक व्यंजन बिना किसी स्वर के है। तो मैंने बताया ना कि बिना स्वर के कौन सा व्यंजन रहेगा? जो हाफ व्यंजन रहेगा। जो आधा व्यंजन आपको दिख रहा है, व्यंजन माने वर्ण। वर्ण जानते हैं ना? वर्ण वह छोटी छोटी इकाई जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं, उसे व्यंजन। तो यहाँ देखिए प, आधा प आया है ना, तो ये प क्या है? ये बिना स्वर के है। जहां भी आपको आधा कहीं दिखाई दे या उसके नीचे हलंत लगा हो, वो स्वर उसमें नहीं रहेगा। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यही है कि जिसमें आधा आधा अक्षर जिसमें आपको दिख रहा है, जिसमें स्वर नहीं है, आप यहाँ नीचे लिख दीजिए। तो कौन कौन सा लिखेंगे? प्यारा, खट्टी मीठी, छुट्टी, न्यारी, क्वार, त्योहार। इस सब में देखिए हाफ है व्यंजन, हर जगह हाफ व्यंजन आपको दिख रहा है ना, आधा व्यंजन दिख रहा है। तो आधा व्यंजन क्या होगा? ये यही होगा स्वर रहित। जिसमें स्वर न रहे उसको क्या कहेंगे? स्वर रहित। और स्वर अगर रहेगा तो पूरा व्यंजन रहेगा, तो वो स्वर सहित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए शब्दों में मोटे काले वर्णों के बारे में बताइए कि उनमें किस स्वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है देश। तो देश में देश को हम अलग अलग करते हैं, तो द हो जाएगा प्लस ए, ना, द प्लस ए। माही, अब स्क्रीन पे कुछ ना करें। ठीक है, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, तो म्यूट अनम्यूट होकर आप बोल सकते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ। क्या सर?
कुछ पूछना है क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, न जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा अनम्यूट का होकर। कुछ बच्चे स्क्रीन पर भी कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा बच्चे ना करें। आपको पढ़ने है तो पढ़िए अच्छे से ढंग से। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि इनमें किस किस स्वर का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए प्रति लिखा है, प्रति, तो ये ती में आपको बताना है कौन सा स्वर है। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कौन सा ई रहेगा, छोटी ई ना, छोटी ई, ह्रस्व ई। अब बोलो में ब में क्या रहेगा, ब लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए ओ, ब प्लस ओ। तो इसमें कौन सा स्वर है, ओ है। ठीक है माही, आ जाओ इंटर कर लेते हैं। माही वेटिंग रूम में हो गई थी ना, अभी स्क्रीन पे कुछ कर रही थी। नाते, ना, नाते में ते में कौन सा स्वर होगा, ते में त प्लस ए। या में कौन सा स्वर होगा, य प्लस आ। चैप्टर होगा। हाँ, और जू में कौन सा स्वर होगा, ज प्लस, क्या होगा, ऊ। जू प्लस ज प्लस ऊ, ह्रस्व ऊ छोटा ऊ रहेगा। ठीक है। तीसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। परीक्षा में किसी का छूटना नहीं चाहिए एक भी प्रश्न। मैंने बार बार आप लोग को कई बार मैं पढ़ाया हूँ, क्लास में भी पढ़ाया हूँ ना, कहीं भी आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोलकर इसको पढ़ना है। नया, न्याय, अमल, अम्ल, क्या, काया, समान, सम्मान, सवार, स्वाद। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं ना। दो या दो से अधिक व्यंजन जब मिलेंगे, जैसे देखिए इसमें सम्मान लिखा है ना, देखिए म है फिर म है, दो से दो अधिक व्यंजन का जो संयोग होगा तो उसे संयुक्त व्यंजन कहेंगे। और संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता है। मैंने अभी बताया ना कि जो देखिए जो न्याय लिखा है ये आधा न है, तो न में स्वर नहीं है, न में स्वर नहीं है, और ये उसके बाद वाले में स्वर है। ठीक है, तो जहां भी संयुक्त व्यंजन होगा उसके पहले स्वर नहीं होगा, बाद वाले में स्वर होगा। दूसरे व्यंजन में स्वर होता है। तीन व्यंजनों के संयोग में पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है ना। जैसे क्या लिखते हैं, सज्जन हो गया ना, ज ज और न, इसमें ये आगे देखिए इसमें बहुत सारे मिलेंगे उदाहरण। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनमें संयुक्त व्यंजनों के नीचे रेखा खींचिए। साथ ही यह भी बताइए कि इनमें दो व्यंजनों का संयोग है अथवा तीन व्यंजनों का। ठीक है, तो आप देखिए उन्हें, न के साथ देखिए ह मिला है, तो यहाँ दो व्यंजनों का संयोग लिख लीजिए, दो व्यंजनों का संयोग है। और यहाँ भी देखिए स्का, नमस्कार, स के साथ क मिला है, तो यहाँ कितना है, दो व्यंजनों का संयोग है। क्योंकि हमें हाफ को देखना है, हाफ कितने के साथ मिला है, तो का के साथ ही मिला है। ये स को हम क के साथ ही मिला के बोल सकते हैं नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। तो यहाँ दो व्यंजन का संयोग। ग में देखिए, अब ग देखिए, दो हाफ हाफ आ गया, तो दो हाफ हाफ व्यंजन जो आए हैं यहाँ वो व के साथ मिले हैं, तो एक दो, दो ये हो गए, व के साथ मिले तो तीन हो गए ना। तो यहाँ पे कितने व्यंजन का संयोग बोलेंगे, तीन व्यंजन का संयोग। पुस्तक में दो व्यंजन का संयोग। ज्योत्सना में, अब देखिए यहाँ ज्यो, यहाँ दो व्यंजन का संयोग है शुरू में, शुरू में दो। अब यहाँ देखिए त स ना, ज्योत्सना। अब यहाँ देखिए हाफ त हाफ स आया है, तो ये हो गया एक दो तीन, तो इसमें लिखिएगा दो, ऑब्लिक करके लिख दीजिए तीन। ठीक है, दो तीन, क्या लिख देंगे, दो, दो लिखिए और ऐसे ऑब्लिक करके लिख दीजिए
3। तीन। ठीक है। और उज्ज्वल, उज्ज्वल में कितने व्यंजन का संयोग है? उज्ज्वल में, तो यहाँ भी देखिए ज ज है ना, हाफ ज, फिर हाफ ज, आधा ज, आधा ज, वह से मिला है, तो 1 2 3। उज्ज्वल में लिखिए 3, उज्ज्वल में 3, ख्याति में 2, ख्याति में लिखिए 2। अगला प्रश्न, पांचवा, नीचे दिए गए, नीचे कुछ संयुक्त व्यंजनों के पुराने और नए दोनों रूप दिए गए हैं। पुराने रूप के अनुसार एक एक उदाहरण भी दिया गया है। आप नए रूप का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ इसमें क्या करना है, इसका नया रूप बनाना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है पुराना रूप, पुराना रूप हम लोग इस तरह मिला के लिखते थे ना, जैसे ये देखिए दय है, दय को हम लोग ऐसे मिला के लिखते थे। द्वा को कैसे लिखते थे, इस तरह से। ध को इस तरह से, ट को इस तरह से, त। तो अब इससे नया एक बन गया विद्या, विद्या बन गया। तो विद्या को हम नए रूप में लिखेंगे यहाँ पे ना। विद्या को आप नए रूप में लिख लीजिए, यहाँ पे नए वाला जो रूप होगा तो क्या करेंगे, द हलंत दे के लिख लीजिए, हलंत दे के लिखेंगे यहाँ पे, तो विद्या हो जाएगा। कह रहा है कि अब नया शब्द भी बना सकते हैं जिसमें द आए, विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, विद्या ये हो गया, नया लिखेंगे तो विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय भी लिख सकते हैं यहाँ पे नया। ठीक है, विद्यालय, विद्यालय। तो ये नया शब्द एक और भी लिख सकते हैं, विद्यालय। ठीक है, इस तरह से एक नया शब्द लिख दीजिए, विद्यालय। विद्या हो गया, विद्यालय हो गया। अब यहाँ लिखिए द्वार लिखा है ना, तो इसका नया रूप का प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा, द्वार। द को क्या करेंगे, हलंत कर देंगे, द को हलंत कर दीजिए और लिख दीजिए द्वार। ये हो गया नया रूप, द्वार। ठीक है। शुद्ध, शुद्ध को भी इसे लिखना है। शुद्ध को, शुद्ध में क्या करेंगे, शुद्ध करिए, सु, द लिखिए, द में हलंत करिए, ध लिख दीजिए, शुद्ध हो गया। नया शब्द क्या लिख देंगे, बुद्ध भी लिख सकते हैं ना, बुद्ध लिख दीजिएगा, नया शब्द लिखना होगा। मिट्टी, मिट्टी का क्या होगा, मिट्टी में ट हलंत दे के लिख दीजिएगा, मिट्टी हो जाएगा। लिट्टी, गिट्टी, नया भी बना सकते हैं। पत्ता, पत्ता को क्या करना है, प लिखिए। ठीक है, फिर हाफ त, इस तरह से आपको लिखना है, पत्ता। सत्ता भी लिख सकते हैं, सत्ता नया शब्द। उद्देश्य, उद्देश्य है, उद्देश्य को कैसे लिखेंगे, द, फिर पूरा द, और यहाँ पर उद्देश्य। ठीक है, इस तरह से उद्देश्य लिखना है। तो ये बात समझ में आ गई आप लोग को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए। अब यहाँ देखिए विद्यार्थी है, तो नया रूप देखिए, मानक रूप भी इसको कहते हैं ना। ये जो आप द हलंत दे के लिखा है ना, इसको मानक रूप भी कहते हैं, याद रखिएगा, मानक रूप। अब देखिए यहाँ लिखा है यद्यपि, तो यद्यपि आप कैसे लिखेंगे, मानक रूप में ना। अभी वही जो मैं बताया था, यह लिखेंगे,
द लिखेंगे, द पे हलंत करेंगे, यद्यपि, य और प। ठीक है, यद्यपि इस तरह से लिखना है। लड्डू ऐसे लिख लीजिए, ल लिखिए, ड, ड पे हलंत, फिर ड पे ऊ की मात्रा, लड्डू। हो, हो गया। ब्राह्मण, ब लिखिए, और ह, ह पे हलंत, ब्राह्मण। ये हो गया ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ऐसे लिखना है। गड्ढा है, ग लिखिए, ड लिखिए, ड पे हलंत और ढा, गड्ढा। चिन्ह, चिन्ह में बच्चे गलत करते हैं। च लिखिए, और आधा ह रहेगा, जो पूरा आपको दिखता है वो आधा रहता है, तो ये चिन्ह हो गया। चिट्ठी, देखिए यहाँ ठ आधा लग रहा है ना, तो ठ पूरा रहेगा ना। क्या लिखेंगे, चिट्ठी। ट लिखिए, ट पे हलंत और ठ लिखिए, हो गया चिट्ठी। ये प्रश्न जरूर आएंगे मानक रूप में लिखने के लिए, तो जहां भी मानक रूप लिखने के लिए आए आप समझ जाइएगा नया रूप लिखना है, और उसके आप हाफ को क्या करना है, हलंत दे करके लिखना है। जहां हलंत दे देंगे वो हाफ हो जाता है, स्वर उसमें नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। जिनको जो प्रश्न समझ में नहीं आएगा वो तुरंत बोलेंगे, ठीक है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है आप बोलिएगा। अब यहाँ देखिए, नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। वर्णमाला समझते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे ना। वर्णमाला जिसमें सारे वर्ण आ जाए। टोटल कितने वर्ण होते हैं, जल्दी से बता दो मुझे। टोटल कितने वर्ण होते हैं हिंदी सर में? 5। किसी का आवाज नहीं आया अभी। सर 5। सही सही बताइए, टोटल वर्ण कितने होते हैं? मैंने वर्ग नहीं पूछा है, टोटल सब मिला के वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर व्यंजन सब मिला के। बोलिए जल्दी। 35। 52 सर। हाँ, ये जिनका 52 बोले हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, 52 सर हो। 52। स्वर व्यंजन मैंने कहा मिलाकर कितने होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं जी। 52 सेकेंड में राष्ट्रगान भी गा लेते हो ना, 52 वर्ण हिंदी में है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिला के है। स्वर की संख्या 11 है, 2 अयोगवाह है, और क से लेके ज्ञ तक जो शुद्ध व्यंजन है, ये स स ह ह तक, वो 33 है। 33 शुद्ध व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ देखना है वर्ग। किसी बच्चे ने कहा सर 5 वर्ग होता है, तो बिल्कुल सही जवाब था, लेकिन मैंने वर्ण पूछा था। तो 5 वर्ग होते हैं, देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये पांचों में मिलाकर कितने अक्षर हुए, 25। ठीक है, 25 वर्ण हुए ये सब मिला करके। तो अब कह रहा है कि पहला वर्ण क, दूसरा वर्ण ख, तीसरा वर्ण ग, चौथा वर्ण घ, पांचवा वर्ण अंग ना। तो इसी प्रकार च में भी होगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 5 5 हुए, सब मिला के 25, 25 वर्ण हुए। अब अपनी हथेली को पलटकर उल्टा कीजिए, और मुंह के पास कैसे करेंगे, ऐसे हथेली को ले जाएंगे मुंह के पास, और कह रहे हैं कि वर्णों को क्रम से बोलिए, ऐसे बोलेंगे आप, क, ख, ग, घ ना, अंग, क ख ग घ अंग, ऐसे बोलना है।
जब आप बोलोगे तो देखोगे कि किसी किसी वर्ण को बोलते समय मुंह से हवा ज्यादा निकलती है ना। तो मुंह से हवा, तो महसूस कीजिए और लिखिए कि प्रत्येक वर्ग के किन वर्णों को बोलते समय हवा कम निकलती है और किन वर्णों को बोलते समय हवा अपेक्षा अधिक निकलती है। तो आपको मैंने बता भी दिया था कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को पहला, तीसरा, पांचवा अगर बोलेंगे तो हवा कम निकलती है। ठीक है, जैसे देखिए क आपने बोला ऐसे क में हवा नहीं। अब ख बोलिए, ख ख जैसे ही बोलेंगे हवा अधिक निकल रही है कि नहीं। अगर आप भूल जाइएगा तो इसी तरह प्रयोग करके जान जाइएगा इसमें हवा अधिक निकल रही है। ठीक है, हथेलियों को पलटिएगा, ऐसे बोलिएगा क, ख, ग, घ, ना, अंग। तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या लिखेंगे? कम हवा। कम हवा वाला कौन कौन है? ये आपका हो गया अंग ना, तो पहला और ये तीसरा, और ये कवर तो है ही। इसमें क्या होता है? कम हवा वाले हैं। ऐसे सभी वर्ग का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और दूसरा, चौथा में क्या लिख देंगे? अधिक। ठीक है, ए, ए माने अधिक। मैं ए लिख दे रहा हूँ। ये ए अधिक वाले ये सब हैं। ठीक है, तो आपको खाली इतना याद रखना है, 1, 3, 5 कम और 2, 4 अधिक। ठीक है, 1, 3, 5 कम और 2, 4 अधिक। 2, 4 में अधिक हवा निकलेगा, और पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण में कम। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है। वर्ण जिसको समझ में आ गया होगा, कितने वर्ग हैं, तो 5 वर्ग हैं, पांचों में 25 अक्षर है मिलाकर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह यहाँ पर देखिए ट, ठ, यहाँ से ट वाला लीजिए, ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो ट में भी ये पहला होगा, ये पहला, और ये तीसरा, और ये होगा पांचवा। तो मैंने अभी बताया पहला, तीसरा, पांचवा में कम, कम हवा। क्या लिखेंगे यहाँ? कम हवा लिख दीजिए, कम हवा। और अधिक हवा कौन इसमें आएगा? चौथा, ये दूसरा और चौथा में अधिक। सब में ऐसे ही आपको लिखना है, पहला, तीसरा, पांचवा कम हवा, और चौथा, दूसरा, चौथा में अधिक हवा। चलिए, मेरे हिसाब, मैं आप लोग को समझ में आ गई होगी। मैं क्लास में भी आपको बताया था, कक्षा में भी पढ़ा दिया था। तो ये आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आएंगे ना। प्रश्न आएंगे तो आपको छोड़ना नहीं है, प्रश्न लिखना है। अगला, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8। अब आपने क्या क्या पढ़ा, अपने अनुभव को यहाँ पे बताना है कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो अपने अनुभव के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, कौन सा था? जल्दी बताइए, जिसमें कम हवा आती है। पहला, तीसरा दिया है, उसके बाद क्या होगा? कोई बोल नहीं रहा है जी। घा सर। नहीं, नंबर नंबर कौन सा होगा? नंबर 4th सर। नहीं, सही से बताइए, पहले, तीसरे। अभी मैं बताया था कि 1, 3, पांचवे 5। में सर पांचवे। हाँ, पांचवें। 5वें सर। पांचवें होगा। क्या इतना जल्दी आप लोग भूल जा रहे हैं? मैंने 1, 3, 5 यहाँ देखिए लिखा है आगे। उच्चारण में हवा कम निकलती है, तो मैंने तो कहा था ना, पहला, तीसरा, पांचवा में कम हवा। तो यहाँ लिखेंगे पहले, तीसरे, पांचवें। पांचवें यहाँ लिख दीजिए इसको पूरा करने के लिए, पांचवें। इतना जल्दी आप लोग भूल जा रहे हैं जी। हम्म, इतना जल्दी नहीं भूलिए, दिमाग मन को एक जगह लगा के रखिए। पांचवें वर्ण के उच्चारण में हवा कम निकलती है, और दूसरे, चौथे वर्ण के उच्चारण में हवा
अधिक। ठीक है, यहाँ पे अधिक लिख दीजिए, अधिक निकलती है। ऐसा उर्दू में लिखने का है। ठीक है, यहाँ पे अधिक, इसको याद रख लीजिएगा परिभाषा को। एक एक तीन पाँच कम, दो और दो चार अधिक। अब इसी पर एक प्रश्न और बनता है, एक तीन पाँच और दो चार पर। ठीक है, करा याद रखिए, जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम मात्रा में निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण कहेंगे। देखिए, हवा कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो भाई जीवन बचेगा? नहीं बचेगा, कम हो जाएगा जीवन। तो जिन व्यंजन को, जिन वर्णों को, जिन अक्षरों को हम बोलते हैं तो हवा कम निकली। अभी आपने कहा सर पहला तीसरा पांचवा में हवा कम निकली, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। यस सर, हवा कम निकल रहा हाँ, है। हवा कम निकली तो अल्प प्राण हो गया। भाई ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम नहीं बच पाएंगे, हमारा प्राण छोटा अल्प हो जाएगा। अल्प माने कम समय, तो अल्प प्राण। देखिए यहाँ लिखा है अल्प प्लस प्राण है। अल्प माने थोड़ा, प्राण यानी कम आयु, वायु, कम वायु अब व्यंजन कहते हैं, तो उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रश्न आएगा कि अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं, तो एक लाइन में आप लिख दीजिएगा जिसमें कम हवा आती है, जिन वर्णों को बोलने में कम हवा आती है वो अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण कौन है? एक तीन पाँच, एक तीन पाँच यानी क और ग और अंगा, ये याद रखिएगा। अब और क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे भाई महाप्राण। जिसको बोलने में अधिक हवा निकली ना, यस सर। ऑक्सीजन जब अधिक मिला तो आपके प्राण भी लंबे समय तक चलेंगे। हाँ, तो उसको कहेंगे महाप्राण। तो प्रश्न आएगा कि महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा दूसरा और चौथा, यानी ख और घ, ये हर वर्ग का दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, पांच वर्ग बताए अभी, तो हर सबका दूसरा चौथा महाप्राण होगा। और एक तीन पाँच अल्प प्राण, कम हवा अल्प प्राण, ज्यादा हवा हाँ महाप्राण। नहीं समझ में आएगा, हथेलियों को इधर करिएगा और बोल कर देख लीजिएगा, हवा ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है। कम रहेगा तो अल्प प्राण कर दीजिएगा, अधिक रहेगा तो महाप्राण कर दीजिएगा। हो गया? स्पष्ट हुआ सबको? यस सर, बहुत अच्छा समझ में आ गया सर। ओके ओके, वेरी गुड। ऐसे आप लोग को समझ लेना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। जहाँ कंफ्यूजन रहे तुरंत कहिए सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, मैं बताऊंगा। अब नौवां देखिए, इसी से संबंधित प्रश्न है जो अभी आपने पढ़ा है। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक बोल कर पढ़िए और लिखिए कि संयुक्त व्यंजन के रूप में आए व्यंजन कौन से नंबर के वर्ण हैं और वे अल्प प्राण है अथवा महाप्राण है। तो अब जो बच्चा अल्प प्राण महाप्राण समझ गया कि एक तीन पाँच अल्प प्राण है और दूसरा चौथा महाप्राण है, तो आप इसको आराम से लिख लोगे। जैसे अच्छा, तो कह रहा है भाई अच्छा में च और छ दो आए हैं, तो कह रहा है इसमें बताइए कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है। तो च पहला लीजिए, तो पहला वर्ण, पहला वर्ण यहाँ हम लिखेंगे तो पहला वर्ण च। च तो अल्प प्राण है, क्योंकि पहला अभी आपने कहा कि ये पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है, तो पहला वर्ण अल्प प्राण। अब छ लीजिए, दूसरा नंबर, दूसरा वर्ण महाप्राण। अब ऐसे आइए यस मक्खन सर। में, तो मक्खन का जो क है, तो क को पहला होगा, तो पहला क्या होगा? अल्प प्राण। अब ख में आइए, ख दूसरा अक्षर है तो दूसरा होगा महाप्राण। मच्छर में आइए, वैसे ही है, च पहला नंबर का वर्ण है तो लिख दीजिएगा अल्प प्राण, और छ दूसरा है तो दूसरा वर्ण हो जाएगा महाप्राण। ठीक है। चिट्ठी, चिट्ठी में ट पहला वर्ण, पहला जहां आएगा तो अल्प प्राण, और ठ दूसरा नंबर है तो दूसरा वर्ण महाप्राण। बुद्धि, त थ द, त थ द, तो द तीसरा नंबर का है ना, तो तीसरा वर्ण यहाँ लिखेंगे, तीसरा वर्ण, तो तीसरा तो भाई अल्प प्राण होता है। कब से हम लोग यही तो बोल रहे हैं, एक तीन पाँच अल्प प्राण।
तो तीसरा वर्ण अल्प प्राण और ये ध चौथा वर्ण महाप्राण। पत्थर पहला वर्ण है पत्थर में त ना, जो काला है उसी को मैं कह रहा हूँ, जो ब्लैक ब्लैक है। तो त थ यही ब्लैक है, तो त पहला वर्ण तो अल्प प्राण और थ दूसरा वर्ण महाप्राण। कुछ इसी से संबंधित परिभाषा भी देखिए यहाँ बना है। संयुक्त व्यंजनों में वर्ग का पहला अल्प प्राण वर्ण दूसरे महाप्राण वर्ण से जुड़ता है तथा तीसरा अल्प प्राण चौथे महाप्राण वर्ण से जुड़ता है। पहला अल्प प्राण है तो वो किससे जुड़ता है? दूसरे वाले महाप्राण से। और तीसरा अल्प प्राण है तो वो चौथे वाले महाप्राण से जुड़ता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए बुद्धि लिखा है, बुद्धि। अब द किस नंबर का है? द है तीसरे नंबर का, और उसके साथ महाप्राण कौन जुड़ा? चौथा नंबर। बुद्धि में देख रहे हैं ना, बुद्धि शब्द में यहाँ देखिए बुद्धि शब्द लिखा है, तो इसका द किस नंबर का वर्ण है? तीसरे नंबर का, और एक उसके बाद वाला चौथा नंबर। तो इसी तरह अगर पहला है तो दूसरा से जुड़ेगा, तीसरा नंबर का है तो चौथा नंबर से जुड़ेगा। ठीक है। उदाहरण के लिए गट्ठर। अब यहाँ देखिए गट्ठर शब्द लिखा है, तो ट है तो पहला नंबर है तो उसके बाद जरूर दूसरा नंबर का वर्ण आएगा। गट्ठर देखिए आ गया। बुढ़ा ड है पहला नंबर है, तो उसके बाद ट ठ ड तीसरा नंबर है, तो तीसरा के बाद क्या आएगा? चौथा नंबर। तो गट्ठर शब्द में ट पहला अल्प प्राण व्यंजन है और ठ दूसरा महाप्राण व्यंजन है। बुढ़ा शब्द में ड तीसरा नंबर है, अल्प प्राण व्यंजन है, और ढ चौथा महाप्राण व्यंजन है। अगला है प्रश्न प्रश्न संख्या है हम लोग का, ये 8 पढ़े ना अभी, 8 पढ़े हैं, तो ये हम लोगों का है 9। 9वां नहीं दिख रहा है जी, 9 क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? ये है। अच्छा ये हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए और ये देखिए 10वां है, संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को बोलकर पढ़िए। सब संयुक्त व्यंजन है। देखिए पक्का, सच्चा, मिट्टी, पत्ता, गप, दिग्गज, सज्जन, लड्डू। जो हाफ व्यंजन अभी मैंने पढ़ाया कि हाफ अगर व्यंजन आएगा तो उसे संयुक्त व्यंजन होगा। तो उसका परिभाषा कैसे बनाएंगे? जिसमें प्रथम वर्ण स्वर रहित हो, दूसरा वर्ण उसके बाद वाला दूसरा वर्ण स्वर सहित हो, ऐसे व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ देखिए पढ़े गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्ग के पहले देखिए पहला